हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और पिछले कई दिनों से हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, उसमें हमने परावर्तन कर लिया पूरा टॉपिक। उसमें हमने गोलीय दर्पणों से जो परावर्तन की प्रक्रिया और प्रतिबिंब बनने की जो प्रक्रिया वो हमने पूरी कर ली। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है, आज हम थोड़ा सा उससे परिचय करेंगे। फिर हम कल देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है और गोलीय लेंस से अपवर्तन किस प्रकार होता है। ठीक है, क्योंकि अपवर्तन पारदर्शी माध्यमों में होता है। ठीक है, तो जब हम पहले हम अपवर्तन के हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण देख लेते हैं कि अपवर्तन के हमारे दैनिक जीवन में कई उदाहरण हैं कि जब हम किसी भी कटोरे को पानी से भरते हैं तो उस जो कटोरे का जो तला है वो उठा हुआ दिखाई देता है। या किसी कांच के गिलास में जब हम नींबू रखते हैं तो उस नींबू को देखते हैं तो वो बड़ा दिखाई देते हैं। या कोई जो है बड़ी टंकी होती है, उस टंकी में पानी डालते हैं तो उसका जो नीचे वाला जो तला है वो उठा हुआ प्रतीत होता है। उसमें अगर सिक्का डाल देते हैं तो वो भी उठा हुआ दिखाई देता है। उसमें अगर एक बार में हाथ डालकर निकालने की कोशिश करते हैं तो निकलता नहीं है। ये सब जो प्रक्रियाएं हैं ये अपवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, अपवर्तन के उदाहरण हैं। अपवर्तन होता क्यों है वो थोड़ा सा समझिए। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा चित्र है। ठीक है, ये थोड़ा है तो फनी चित्र, परंतु आपको इसको समझना है। ये एक पेंसिल है। ठीक है, ये आपकी एक पेंसिल है और ये जो पेंसिल का हिस्सा है ये पानी में डूबा हुआ है। ये पेंसिल है तो एकदम ऐसे सीधी ही, लेकिन जैसे ये पानी में गई तो हमें थोड़ी ये टेढ़ी प्रतीत हो रही है। आप भी ये करके देख सकते हैं घर पर, पानी के गिलास में जब पेंसिल डालेंगे तो थोड़ी हमें वो टेढ़ी दिखाई देगी। ये टेढ़ी क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें हैं वो यहाँ पर, मान लीजिए सूरज है, वो सूरज यहाँ पर भी किरणें डाल रहा है और यहाँ पर भी किरणें डाल रहा है, पानी वाले हिस्से में भी। तो यहाँ से जो किरणें परावर्तित होकर के हमारी आंखों में आ रही है उसकी दिशा, वह यहाँ से जो टकरा करके हमारी आंखों में आ रही है, इन दोनों की जो प्रकाश की किरणों की जो दिशा है वो डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। और इस कारण ही हमें ये पेंसिल जो है टेढ़ी प्रतीत होती है। ठीक है, क्योंकि पेंसिल के दोनों हिस्सों की जो प्रकाश की है, जो परावर्तित होकर जो हमारी आंखों में जो प्रकाश आ रहा है उसकी दिशा अलग अलग है और इसी कारण ये पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में है ये एकदम सीधी। ठीक है, ये हमें भी पता है और मुझे भी पता है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा देख लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश की किरणों की दिशा में परिवर्तन होता है। इसे अपवर्तन कहते हैं या रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए, ये आपके सामने दो चीज़ें हैं। ठीक है, इनको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। मान लीजिए ये एक जो है, ये एक कांच का जो है एक गुटका है, कांच का गुटका है और ये हवा है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। ठीक है, और ये आपका मान लीजिए अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब। तो जैसे ये प्रकाश की किरण आएगी तो इसकी दिशा में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, ये इस अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, फिर जैसे ही ये इस कांच से निकलेगी तो यहाँ पर भी एक अभिलंब होगा, ये वापस इधर दूर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी जो दिशा है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है और इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। इस पेंसिल वाले भाग में हमने देखा कि ये प्रकाश की किरण दोनों अलग अलग दिशाओं से आ रही है, इसी कारण यहाँ पर अपवर्तन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो प्रकाश की परिभाषा एक बार फिर से देखिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ, यानी इस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण की जो दिशा है उसमें परिवर्तन होता है और उसे ही हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। जल से भरे कटोरे का पेंदा, यानी जो तला होता है, ये जो तला है ये उठा हुआ प्रतीत होना। पानी से भरे गिलास में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, ये सब अपवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो नाम लिखे हैं, एक विरल व एक संगन। ये माध्यमों के प्रकार हैं। दो प्रकार के माध्यम होते हैं, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है संगन माध्यम। विरल माध्यम में जो कण हैं वो दूर दूर होते हैं, जैसे वायु है।
ठीक है। और संघन माध्यम में जो कण हैं वो एकदम पास पास होते हैं, जैसे आपका कांच का गुटका है, जल है, ये सब जो है संघन माध्यम है, और वायु जो है वो विरल माध्यम है। तो यहाँ पर एक रूल का जो है अनुसरण होता है। रूल क्या है वो देखिए, रूल क्या है वो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ। अब देखिए, ये मान लीजिए एक जो है ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, ठीक है। अब जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए जो पहला माध्यम है ये विरल माध्यम है और दूसरा माध्यम जो है वो संघन माध्यम है, ठीक है। अब प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, ठीक है, और ये आपका एक अभिलंब है। अभिलंब हर जगह होगा, ठीक है, अपवर्तन में भी और परावर्तन में भी। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसका जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये दिशा परिवर्तन को बता रहा है कि दिशा परिवर्तन किस प्रकार से होगा। विरल माध्यम यानी जब वायु और संघन माध्यम यानी जब कांच में कोई भी प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विरल माध्यम में कण दूर दूर थे, इसीलिए प्रकाश पूरी स्पीड से आ रहा है, लेकिन संघन माध्यम में कण एकदम पास पास में, इसीलिए वो अपनी स्पीड पकड़ नहीं पा रहा है, और अपनी चाल नहीं पकड़ पाने के कारण उसकी चाल में कुछ धीमी हो जाती है, उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है। इस कारण वह प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। ये पहला नियम है विरल माध्यम और संघन माध्यम में। दूसरा देखते हैं कि ये मान लीजिए पहला माध्यम जो है वो संघन है और दूसरा है विरल, और ये जो है दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है। ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये अभिलंब है। तो ऐसा जब होगा ना, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो यहाँ पर प्रकाश एकदम धीमी गति से आएगा, क्योंकि यहाँ पर कण पास पास हैं, और जब विरल माध्यम में आएगा तो कण दूर दूर होंगे, तो एकदम प्रकाश फुल स्पीड से जाकर के अभिलंब से दूर हो जाएगा। अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब वायु से जल में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुकेगी या उससे दूर हटेगी? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने विरल माध्यम और संघन माध्यम बताए हैं। एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखना कि विरल माध्यम हमेशा कण दूर दूर रहेंगे, संघन माध्यम में कण हमेशा पास पास रहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। देखिए, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। कांच का आयताकार स्लैब क्या होता है? एक गुटका होता है, आयताकार एक गुटका होता है लकड़ी की तरह। यह आपका मान लीजिए गुटका है जिसका नाम है ABCD। इसे हमने कागज पे रखा, मान लीजिए यहाँ पर पहले एक आयताकार गुटका था, फिर मैंने उसके चारों रेखा खींच दी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर जो है दो आलपीने लगाई, एक मान लीजिए P है, एक मान लीजिए Q है, ये बिंदु Q है, ये प्रकाश की किरणें हो गई। अब जब मैं इस प्रकाश की जो PQ है, इनको जब मैं यहाँ पर कांच का गुटका लगाकर इधर से देखूंगा ना, तब ये जो PQ है ये मुझे इस सीध में दिखेगी, इस सीध में दिखेगी RS। ये जो है ये मुझे इस सीध में दिखेगी जब मैं इनको कांच के आयताकार गुटके से देखूंगा। ये आलपीने मुझे यहाँ पर दिखेगी, ये मुझे एक सीध में दिखेगी, ठीक है, लेकिन वास्तव में ये अलग अलग है, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि अपवर्तन है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु पर जो है अभिलंब खींच देंगे। ये अभिलंब खींच दिए मैंने पहले ही, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जो PQ है ये आलपिन जो है ये मैं कांच के आयताकार स्लैब को उठा दूंगा, और जो PQ है इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, पूरी की पूरी आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। ये PQ आगे आ रही है मान लीजिए Z तक, ठीक है, Z तक, ठीक है। ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका संघन माध्यम है, ये वायु है, ये कांच का गुटका था पहले, अब नहीं है, ठीक है। ये प्रयोग है, मैं आपको सीधे समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले आपको एक कांच का आयताकार स्लैब बनाना है, फिर आपको P व Q आलपिन लगानी है, फिर इन आलपिनों को कांच के गुटकों से देखोगे तो यहाँ पर आपको दो आलपिनें उनकी सीधी में लगानी है जिनका नाम है R व S। फिर यहाँ पर जो बिंदु है इसे मान लेते हैं O है, और यहाँ पर मान लेते हैं O डैश है। फिर O व O डैश को मिला देना है, फिर PQ को आगे बढ़ाते हुए Z तक लाना है, ठीक है। अब देखिए कांच का अपवर्तन जो है, कांच के आयताकार स्लैब से या गुटके से अपवर्तन कैसे हो रहा है। जब PQ किरण आ रही है तो ये यहाँ पर बना रही है आपतन कोण I, ठीक है, आपतन कोण I, और ये है आपका अपवर्तन कोण R1,
ठीक है, R1 और ये I1, ठीक है। फिर जब प्रकाश की किरण यहाँ से अपवर्तित होकर के यहाँ पर आ रही है तो ये फिर से एक कोण बना रही है I2, फिर ये निकल रही है तो यहाँ पर बना रही है R2, ठीक है। तो ये कोण बना रही है, तो ये है आपतन कोण, पेन से लिखता हूँ, ये है आपतन कोण और नीचे वाला जो R है वो है अपवर्तन कोण, आपतन कोण, और ये है अपवर्तन कोण, ये रहे अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण। तो ये जो आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण है, इसी तरह यहाँ पर भी आपतन कोण होगा और यहाँ पर भी अपवर्तन कोण होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान से देख लो कि जो आपकी ये पी क्यू किरण है, जो पी क्यू किरण है ये है आपकी एक आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। जो आपकी ओ और ओ डैश किरण है, ओ और ओ डैश किरण है, ये है आपकी अपवर्तित किरण। क्या, कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। और जो आपकी ओ डैश या आर एस है, आर एस, ये जो आपकी आर एस है ये है आपकी निर्गत किरण, निर्गत यानी निकलती हुई निर्गत किरण, ठीक है। और जैसे ही आप इस पी क्यू को आगे बढ़ाओगे तो ये आर एस के समांतर दिखेगी। यहाँ पर कहने का मतलब क्या निकल रहा है कि मतलब यह निकल रहा है कि जब दोनों अंतरा पृष्ठ हैं, वायु, कांच और वायु, इन दोनों अंतरा पृष्ठों पर होने वाले अपवर्तन में जो प्रकाश की किरण की जो दिशा है वो परिमाण में, तो दिशा में जो परिवर्तन है वो परिमाण में तो समान है, यानी जितनी ये इधर मुड़ रही है उतनी ये इधर मुड़ रही है। परिमाण में तो समान लेकिन दिशा में विपरीत है, ये इधर मुड़ रही है और ये इधर मुड़ रही है, और इसीलिए ये किरण समांतर आ रही है, ठीक है। देखिए इससे हमें पता क्या चल रहा है कि जब वायु कांच व कांच वायु के अंतरापृष्ठ पर होने वाले अपवर्तनों में प्रकाश की किरण का दिशा परिवर्तन परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत है, और इसी कारण ये दोनों जो किरणें हैं, ये दोनों किरणें हमें समांतर प्रतीत हो रही है। ये किरण जो है ये वास्तव में ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन अपवर्तन के कारण ये ऐसे हो रही है, ठीक है। ये था कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन, ठीक है, बहुत ही आसान सा है, ठीक है। अब हम इससे हमें पता चलता है कि जो अपवर्तन है वो कुछ नियमों के तहत होता है, ठीक है। वो नियम और क्या है वो देख लेते हैं। अपवर्तन के भी परावर्तन की तरह दो नियम है, ठीक है। पहला नियम है आपतित किरण, जो मैंने आपको बताई थी, और अपवर्तित किरण, ये भी मैंने आपको बताई है। दोनों आपतित किरण और अपवर्तित किरण व दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ, जो मैं अंतरा पृष्ठ बोल रहा था ना, ये कांच का गुटका और ये वायु, और यहाँ पर ये जो पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ, इसको कह रहा है वाले पृष्ठ। आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। जो मैंने आपको अभी अभी बताया था ना, कांच के गुटका वाला, ये रहा आपका आपतन कोण, और ये रही आपकी आपतित किरण, और ये रही आपकी अपवर्तित किरण। ये तीनों जो हैं एक ही तल में होते हैं। ये कह रहा है अपवर्तन का पहला नियम, ठीक है। आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन अपवर्तन का दूसरा नियम है प्रकाश के किसी निश्चित रंग, प्रकाश 7 रंगों का हो सकता है, ठीक है, उनमें से किसी भी कोई भी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए, यानी जैसे हमने वायु व कांच का युग्म लिया है वैसे ही आप कोई भी युग्म ले सकते हैं। जैसे वायु व पेट्रोल है, वायु व किसी चीज़ का घोल है। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी अपवर्तन कोण R का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, परंतु जो I व R का मान है ये सदैव 90 डिग्री से छोटा व 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। देखिए फिर से समझाता हूँ, देखिए नीचे वाले में समझिए। ये है आपका आपतन कोण और ये आपका अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण I व इस अपवर्तन कोण R का अनुपात जो है वो हमेशा एक स्थिर अंक होता है, स्थिर अंक होता है जिसे हम स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये है अपवर्तन का दूसरा नियम, ठीक है। इसका एक और नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है आपका साइन I यानी आपतन कोण की ज्या, और दूसरा है साइन R यानी अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमने लिख दिया है, सदैव स्थिर रहता है यानी हमेशा एक स्थिरांक ही आएगा।
हमेशा कभी भी एक निश्चित रंग ले लेना, चाहे व्हाइट ले लेना, चाहे कैसा भी, और दो निश्चित युग्म ले लेना और फिर इनका अनुपात निकालना, हमेशा एक जैसा ही निकलेगा। इसे अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं और इसका एक दूसरा नाम है, वो नाम है स्नेल का अपवर्तन नियम। स्नेल का अपवर्तन नियम, स्नेल का इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। और जो यहाँ पर जो मान आता है ना, उसे हम दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये नया नाम क्या है इसको मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। पहले आप स्नेल का अपवर्तन नियम याद रखना कि जब प्रकाश का किसी निश्चित रंग, कोई सा भी रंग हो और कोई से भी दो युग्म हो, उनके लिए आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो हमेशा एक स्थिरांक ही आएगा। इन दोनों युग्मों के लिए जब युग्म बदल जाएंगे और रंग बदल जाएंगे तब स्थिरांक अलग हो सकता है, परंतु इन दो जो निश्चित युग्म लिए जाए उनके जो स्थिरांक है वो हमेशा एक ही निकलेंगे। और जहाँ पर ये स्थिरांक आएगा इसे हम अपवर्तनांक कहेंगे, ठीक है। और इसे हम स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। और जो यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है इसे हम दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये सापेक्ष वाला क्या फंडा है ये मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको पूरा समझ में आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।